हेलो एंड वेलकम आर माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी बच्चों को, और जो भी देखने वाले हैं सभी लोगों को सुप्रभात एंड गुड मॉर्निंग। आज इस मॉर्निंग में आज हम नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे। आई होप जो आपने मैंने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया आप अच्छे से स्टडी किए होंगे, पढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है। और देखिए रिवीजन क्लासेस हैं तो मैं बेसिक कोशिश करता हूं कि आप अच्छे से इसको स्टडी रिवीजन क्लासेस से अटेंड करें और अच्छे से इसको रिवाइज करके आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाए। डिटेल में अगर ऐसे रहता तो मैं डिटेल पढ़ा देता, लेकिन हमारे पास कम समय है और कम समय के बावजूद भी हम जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे उसको कवर कर लेंगे, है ना। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आज देखिए स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या स्टडी करना है ये हम जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए चैप्टर टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, डबल काउंटिंग है, हमें पढ़ना है, जीडीपी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन कौन से हैं, रीजन फॉर ग्रोइंग जो सेक्टर्स होते हैं वो सर्विस सेक्टर क्यों ग्रो होते हैं, क्या रीजन है वो भी जानेंगे। अब उसके बाद शेयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्या है, सबसे अधिक लोग किसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है ना। एंड देन हाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट हम कैसे कर सकते हैं, नरेगा, एमजी नरेगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ट्रिपल पी मॉडल एट सो ऑन। तो ये सारे थोड़ा ज्यादा तो मैंने थोड़ा लिख दिया इसलिए कि थोड़ा टॉपिक दूंगा तुम बता दूंगा, है ना, बस इसलिए। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसके पहले देखिए सेक्टर में इंडियन कॉलेज पढ़ने से पहले हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर स्टडी किया था। जस्ट वेट एक मिनट, वीडियो सही है। ओके डन, ठीक है, एक मिनट, एक्सपोजर लॉक, ओके डन, सही है। देखिए अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने प्राइमरी सेक्टर पढ़ा, सेकेंडरी सेक्टर पढ़ा, है ना, और टर्शियरी सेक्टर पढ़ा। तो देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, हमने प्राइमरी में क्या बताया था, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, टर्शियरी में आपका सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, है ना, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन जो भी है ये आते हैं आपके, ठीक है। तो ये तो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे डबल काउंटिंग। देखिए डबल काउंटिंग होता क्या है। कभी भी गवर्नमेंट के लिए या फिर कोई भी कंपनी है या फर्म है, किसी के लिए भी डबल काउंटिंग एक अलग डेटा होता है। जैसे मान लीजिए अगर डबल काउंटिंग का मतलब होता है कि किसको हम जीडीपी में काउंट कर लेते हैं, है ना, और ये बहुत ही बड़ा एक फ्लक्चुएशन डेटा होता है जो डबल काउंटिंग हम कहते हैं। डबल काउंटिंग का मीन्स ये है, जैसे मान लीजिए कोई कार निर्माता कंपनी है, कोई कार बनाती है, राइट। अब मान लीजिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, टायर की, उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, टायर होता है, टायर की जरूरत पड़ेगी। तो अब मान लीजिए जो कंपनी हमने इसके पहले भी बताया था कि भाई जो कंपोनेंट होते हैं किसी भी चीज के, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज होती हैं वो बनाती हैं, है ना, उनके ऑर्डर के बिहाफ पे। बट अब टायर हमने काउंट किया, टायर भी कोई इंडस्ट्री बनाती होगी, कोई कंपनी बनाती होगी, है ना, कंपनी बनाती होगी या फैक्ट्री में बनता होगा टायर, ठीक है। अब इस टायर एक बार बना, हमने इसको एक बार काउंट कर लिया, राइट। अब इस टायर का प्रयोग कहाँ फिर किया गया, कार में, फिर कहाँ किया गया, कार में। अब देखिए जो गुड्स और सर्विसेज की हमने बात किया, तो फर्स्ट टाइम जब इसको हमने पहले फर्स्ट टाइम बनाया तब भी इसको काउंट किया, और जब इसको हमने इस कार में भी लगा दिया तब भी इसको काउंट किया, कंप्लीट, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड। फाइनल गुड, एक फाइनल गुड होता है, एक इंटरमीडिएटरी गुड होता है ना, एक इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। तो अब देखिए फाइनल गुड हमने टॉपिक लिखा लेकिन याद आ गया। देखिए फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। जैसे मैंने बोला डबल काउंटिंग में क्या होता है, किसी वस्तु को, एक ही वस्तु को दो बार काउंट किया जाना। किसी वस्तु को किसी प्रोडक्ट को अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसको दो बार काउंटिंग जब कर लेते हैं हम अपने जीडीपी में, उसी को क्या कहते हैं, डबल काउंटिंग। पहला हमने बताया कि भाई अगर कोई कंपनी इंडस्ट्री है, अगर वो टायर बनाती है, कोई किसी फैक्ट्री में टायर बनता है, तो एक बार तो काउंटिंग हो गया, लेकिन फिर उसका अगर प्रयोग हम कहाँ कर लिए, कार में, तब पूरा हो जितनी भी कार कंप्लीट बनी है उसमें तो टायर काउंटिंग किया गया है ना। तो हमने इसी प्रोडक्ट का प्राइस फिर इसमें भी हमने से क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया, तो इसका दो बार क्या हुआ, काउंटिंग हुआ ना। तो इसी एग्जांपल क्या कहते हैं, डबल काउंटिंग। फॉर एग्जांपल लाइक अ कार, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं फाइनल गुड क्या होता है। देखिए फाइनल गुड क्या होता है, एक मिनट मार्कर। देखिए फाइनल गुड क्या होता है, कभी भी एक इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। जब कभी भी कोई भी फाइनल गुड वो होते हैं, जैसे मान लीजिए रेडी टू यूज, रेडी टू यूज कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वह रेडी है यूज करने के लिए, उसे क्या बोलेंगे, फाइनल गुड। आप जैसे में एग्जांपल ले लीजिए, ये मार्कर है, राइट। आप मान लीजिए आप साइकिल चलाते हो, वो ले लीजिए,
कार है ना, या फिर आप घर पे कोई चीज खाते हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, है ना। अब ये जितनी भी चीजें हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, रेडी फॉर यूज, उसे क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स, राइट। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, देखिए अगर कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए व्हीट है, व्हीट हमने ले लिया, तो व्हीट को डायरेक्टली कंज्यूम तो कर नहीं सकते, अब इसका प्रोसेस किया जाएगा, है ना, क्या किया जाएगा, प्रोसेस। जब प्रोसेस करेंगे, जब प्रोसेस किया जाएगा तो इससे हमें कई सारी चीजें बन सकती हैं, है ना, ब्रेड बन सकता है ना, ब्रेड बन सकता है, बिस्किट्स बन सकते हैं, सॉरी बिस्किट्स बन सकते हैं, राइट, बिस्किट्स बन सकते हैं, है ना। तो अब ये जो चीजें बन रही हैं, किससे बन रही हैं, व्हीट से। चाहे स्टील ले लीजिए आप, स्टील ले लीजिए, स्टील ले लिया आपने, आयरन ले लिया, अब ये क्या है, ये सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं। अब स्टील से क्या बना सकते हैं, स्टील से हम कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, है ना, जैसे कोई किसी सांचा बन गया वो बना सकते हैं, स्टील की कोई पाइप बना सकते हैं, आयरन से क्या हुआ, कोई रॉड बना सकते हैं। तो जब तक कोई भी प्रोडक्ट फाइनल रेडी फॉर यूज के रेडी ना हो, है ना, वो अपने प्राइमरी स्टेज में हो, उसे क्या बोलेंगे हम, इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, कोई भी चीज है, व्हीट क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टील क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, कॉटन क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है ना। तो ये सब चीजें जब हम कॉटन से थ्रेड होते हैं, अगर उन प्रोडक्ट को उस थ्रेड से अगर हम जैकेट बनाएं, सूट बनाएं, एंड देन क्या बोलते हैं उसको, शर्ट बनाएं, तो ये सब क्या है, जब अभी बनाए नहीं, बना रहे हैं, जब बनाने के बाद जब रेडी हो जाएगा एक शर्ट, उसको क्या बोलेंगे, फाइनल गुड। जब तक नहीं बना है कॉटन, कॉटन जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। ये दो चीजें याद रखिएगा। आई होप कि ये वाला और ये वाला दोनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं जीडीपी की। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं जीडीपी की। चलिए डबल काउंटिंग हो गया, अब देखिए जीडीपी की बात कर रहे हैं, किसकी, जीडीपी की। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बस इतना जान लीजिए, सिंपल सा, विद इन कंट्री, मान लीजिए विद इन, हमने कंट्री जो हमारी है, विद इन उसकी जो टेरिटरी है, उसकी जो टेरिटरी है, ठीक है, उस टेरिटरी में जो भी फाइनेंशियल ईयर होते हैं या फिर एक साल के अंदर जितना भी प्रोडक्ट का हम कंजप्शन करते हैं, कंजप्शन क्या है, प्रोडक्शन हुआ उसका, पूरे भारत में लोगों ने कंजप्शन किया, उससे जितने भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसे क्या बोलेंगे हम, जीडीपी। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात ये भी है, एक मिनट, वीडियो इज डन, ओके, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हम इंडियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, किसकी, इंडियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, है ना, इंडियन टेरिटरी। तो हमने आपको एक चीज बताया था कि हमारे देश की बहुत सारी एम्बेसीज हैं जो अन्य कंट्रीज में स्टेबलाइज है या फिर सिचुएटेड है ना। तो जहां जहां पे हमारी एम्बेसी होंगी वो किसका पार्ट होंगी, इंडियन टेरिटरी का। किसका पार्ट होंगी, इंडियन टेरिटरी का। तो हम ये कह सकते हैं कि विद इन अ कंट्री, हम है ना, विद इन अ कंट्री, अब प्लस हम ये कह सकते हैं जो फॉरेन में हमारी एम्बेसी है, जो फॉरेन में हमारी एम्बेसी है, इन दोनों को, क्योंकि फॉरेन की एम्बेसी किस में मानी जाती है, आपकी फॉरेन की जो एम्बेसीज होती हैं, एम्बेसी मानी जाती है हमारी किसमें, इंडियन टेरिटरी का पार्ट होती है। इसीलिए इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी, ठीक है। तो आप एक ऐसे आंसर दे सकते हैं कि एक साल में जितना भी भारत में प्रोडक्शन हुआ है ना, प्रोडक्शन के साथ साथ जितना हमने, उन प्रोडक्शन के साथ साथ जितना हमने कंजप्शन किया है, जो फाइनल रेडी टू यूज के प्रोडक्ट होते हैं पूरे भारत में जितने लोग, उससे जितना जनरेट हमारी रेवेन्यू हुई है एक साल के अंदर, इन बस इंडियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं। और इंडियन टेरिटरी क्या है कि पूरे भारत में जितने भी स्टेट यूटीज हैं, अब प्लस जो फॉरेन में हमारी एम्बेसी है, वो सब यूनियन टेरिटरी का भाग है। यहाँ पे जितने लोग हमारे रेवेन्यू जनरेट किए हैं, जितना हमने फाइनल गुड्स का सर्विसेज का यूज किया है, उसी को एक साल में जितना हमने यूज किया है उसे क्या बोलेंगे, जीडीपी, ग्रॉस टोटल, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया जीडीपी होता क्या है। अब जीडीपी का जो सबसे बड़ा योगदान है, आप अभी हम आपको बताएंगे कि अगर आप जीडीपी हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, ये कोई कांस्टेंट डेटा नहीं होता है, राइट। अब देखिए, जैसे हमने बोला जीडीपी के बारे में, तो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सेक्टर। अब इंपॉर्टेंट सेक्टर क्या, जीडीपी का है। क्या मतलब है जीडीपी का, देखिए अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अभी तक प्रेजेंट टाइम में ये हो गया, हाँ, इंपॉर्टेंट सेक्टर की बात करेंगे हम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सेक्टर क्या है, जीडीपी है। तो सॉरी, जीडीपी का जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो जहां ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो क्या है, सर्विस सेक्टर। क्या होता है, सर्विस सेक्टर। इसका मतलब ये है कि सर्विस सेक्टर, गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है, जो सर्विस सेक्टर होता है, जैसे बैंकिंग हो गया,
बैंकिंग, राइट, बैंकिंग आपका हो गया, ठीक है, बीपीओ हो गया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गया, है ना, आईटी कंपनी हो गई, है ना, आपकी टेलीकम्युनिकेशन हो गया, है ना, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, राइट, एजुकेशन सेक्टर हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब जितने भी हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना, ये जितने भी हैं सबसे अधिक प्रेजेंट टाइम में जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान है, सबसे अधिक जो शेयर परसेंटेज ऑफ शेयर की बात करें इसमें है। लेकिन अब हम ये भी नहीं कह सकते कि सर्विस सेक्टर में ही हर सेक्टर का योगदान जीडीपी में है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो अच्छी ग्रोथ करते हैं, कुछ सेक्टर कम ग्रोथ करते हैं, है ना। तो इसलिए अगर हम बात करें जीडीपी में तो बोला गया है, आप देखा गया ना इंपॉर्टेंट सेक्टर, है ना, इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन कौन से हैं, तो हम बता देंगे। अगर प्राइमरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शियरी सेक्टर है, तो इन तीनों सेक्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर प्रेजेंट टाइम में वो क्या है, हमारा टर्शियरी सेक्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर, राइट। अब देखिए, अभी जब कोविड आया था उस समय एक बहुत बड़ी बात आई कि प्रेजेंट टाइम में जितने भी तीनों सेक्टर हैं सबसे अधिक ग्रोथ कौन किया था, आप कहोगे सर्विस सेक्टर, नहीं, इसमें ग्रोथ देखने को मिला था हमारा प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में, देख लीजिए। और जबकि कोविड के समय में ये दोनों के दोनों क्या हुए थे, डिक्लाइन हुए थे, इसमें कोई ग्रोथ उतनी देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इसीलिए भारत को कहा जाता है कि इंडिया का जो बैकबोन है, इंडिया का जो बैकबोन है वो क्या है, आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है। लेकिन अब थोड़ा जो डेटा है वो चेंज हो चुका है। अब प्रेजेंट टाइम में हम बात करें, जब भी बात करें, अभी जो जीडीपी का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किससे आता है, हमारा सर्विस सेक्टर से, मतलब टर्सरी सेक्टर से आता है, राइट, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है। अगर पूछ देख सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, द सर्विस सेक्टर, कौन सा होगा आपका, सर्विस सेक्टर, याद रखिएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द परसेंटेज इन जीडीपी, तो सर्विस सेक्टर हो जाएगा आपका, राइट। चलिए अब बात करेंगे रीजन फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं, रीजन क्या क्या हो सकते हैं सर्विस सेक्टर की ग्रोथ होने के, ठीक है। हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसको रब कर देते हैं हम। चलिए देखते हैं आगे आगे। अब देखिए, सही है ना, ठीक, ओके। देखिए अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं रीजन। आप एग्जाम पूछ देगा, प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द व्हाट इज द रीजन ऑफ ग्रोइंग सर्विस सेक्टर एट प्रेजेंट टाइम, पूछ सकता है। तो इसको आप आंसर कैसे दोगे, देखिए जैसे सर्विस सेक्टर की हमने बात किया, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, सर्विस सेक्टर का मतलब है कि पहले क्या था, पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेलीकम्युनिकेशन की जो रीचेस थी बहुत कम थी, है ना, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत कम था, है ना। आज हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन भी फास्ट है, इंटरनेट फास्ट है ना, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है ना, वीडियो कॉलिंग है, एवरीथिंग एट अ टाइम प्रेजेंट है हमारे पास। तो हम इसे क्या समझ सकते हैं कि भाई जब ये चीजें जब पहले नहीं थी तो हमारा जो सेक्टर जब ग्रोइंग हो रहा था, तो हमारे जो सेक्टर ग्रोइंग हो रहे थे वो प्राइमरी सेक्टर थे, सेकंड पे आके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो रहे थे। तो लेकिन जब से ये सारी चीजें आई तब से हमारा चीज, जैसे आईटी सेक्टर में क्रांति आई, है ना, आईटी सेक्टर में क्रांति आने के साथ साथ इसमें टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉड हुआ, राइट, हमने सर्विसेज प्रोवाइड की, बैंकिंग सेक्टर ऑनलाइन हो गए, तो लोगों का जो एक्सेस है बहुत आसान हो गया। तो इसलिए सर्विस सेक्टर में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। तो हम ये कह सकते हैं, इसका बोला गया है कि इंपॉर्टेंट रीजन क्या क्या है, भाई रीजन यही हो सकते हैं आपके। पहला रीजन आप ये बता सकते हो कि हमने एजुकेशन सेक्टर में अच्छा किया, काम किया, है ना, जब एजुकेशन में अच्छा काम किया तो लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, है ना। तो ये आप डाल सकते हो। दूसरा ये आप कह सकते हो कि भाई उसमें बैंकिंग सिस्टम अच्छा हुआ, है ना, बैंकिंग आ गया, है ना। आप ये लिख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया हमारा, है ना। और उसके साथ साथ जो आईटी कंपनी है ना, जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, आईटी सर्विसेज जो प्रोवाइड करती हैं, ये आपकी बहुत अच्छे ग्रोथ करने लगे, ठीक है। और हमारा जो आईटी सेक्टर हो गया हमारा, ये हो गया। और उसके साथ साथ बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, आईटी सर्विस, एजुकेशन, और आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी लिविंग स्टैंडर्ड है पहले के मुकाबले अच्छा होने लगा, है ना, पहले के मुकाबले
हमारा अच्छा होने लगा। अब जब अच्छा होगा तो हम क्या करेंगे, बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छे सिटीज में, बहुत अच्छी जगह, बड़ी बड़ी कंपनियों में, है ना, जब हम जॉब करते हैं तभी तो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो सब में ग्रोथ होगा। सब में क्या होगा, इन सब में से रिलेटेड है चीजें एक दूसरे से। तो हम ये कह सकते हैं सर्विस सेक्टर ग्रोथ होने के कारण यही है, एजुकेशन हमारा बेटर हुआ पहले के कंपेरिजन में, बैंकिंग सिस्टम ग्रो बहुत तेज देखने को मिला, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेहतर हुआ, है ना, हमारा आईटी सेक्टर बहुत अच्छा बूम बूम किया। हम इन सबों की वजह से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होने लगा, है ना। तो भाई इसमें जब ग्रोथ होने लगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आने लगी, शॉपिंग मॉल खुलने लगे, राइट। अब उसके साथ मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो गई, है ना, मेडिकल फैसिलिटी जो होती हैं, मेडिकल फैसिलिटी जो होगी वो अच्छा हो गया हमारा। तो अब देखिए हॉस्पिटैलिटी अच्छी हो गई। ध्यान रखिए हॉस्पिटैलिटी क्या होती है, जिसमें हेल्थ केयर की बात करते हैं, है ना, वो हमारा बेटर होने लगा। तो अब ये जितने भी सारे हैं एग्रीकल्चर में, अब देखिए कहाँ है लोग, अब मान लीजिए जैसे सोचिए आप कितने लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में एग्रीकल्चर में डिक्लाइन आ रहा है। रीजन क्या है कि लोग अब हाईली एजुकेटेड हो रहे हैं तो शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं ना, शहर की तरफ जा रहे हैं और अच्छी जॉब ले रहे हैं, अच्छी कम बैंकिंग में काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विस सेक्टर उसमें ग्रोथ हो रहा है, आईटी सेक्टर में लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी इंजीनियर जा रहे हैं, है ना, और उसके साथ उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है, मेडिकल हेल्थ के लिए अच्छा हो रहा है ना, मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी हो रही है। तो ये सारे कारण क्या है, आईटी सेक्टर की ग्रोथ होने के सबसे बड़े कारण है। और सबका रीजन सबसे यही है कि एजुकेशन आ गया, बैंकिंग प्रणाली, ये सारी चीजें हैं। आई होप कि ये चीजें समझ में आएंगी उनके साथ क्या क्या रीजन हमारे हैं। पहले ये चीजें नहीं थी, पहले क्या देखिए एजुकेशन बेस्ड था, नहीं था लिमिटेड अमाउंट लोग रीच था। बैंकिंग प्रणाली ऑफलाइन थी, ज्यादातर ऑफलाइन था, लेकिन अब बैंकिंग प्रणाली ऑनलाइन हो गई है, ऑनलाइन हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन देखिए आज कितना एक्सेस हो गया है, आपके पास बाइक है, कार है, रेलवे है, एयरवेज है, सब कुछ बहुत आसान हो गया है ना। वाटरवे से हम ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं, तो ये बहुत आसान हो गया पहले कंपेरिजन में। आईटी देख लीजिए, बैठे बैठे आप, जैसे मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, अगर वैसे में अगर आप जाएं तो मैं दे पाऊंगा। तो ये सब किसकी बदौलत, सर्विस सेक्टर की बदौलत है। आज मैं आपको एजुकेशन यहाँ पे दे रहा हूँ तो सब आईटी कंपनियों के जाल है, इंटरनेट का जाल है ये, है ना। इसे हम मेरी जो रीच है आप तक पहुंचे, पूरे वर्ल्ड तक पहुंच रही है। तो कैसे पहले पॉसिबल नहीं था, अब पॉसिबल है। तो ये सबसे रिलेटेड किससे है, आईटी सेक्टर से, आईटी सेक्टर से, और रिलेटेड किसी सर्विस सेक्टर हो गया। ठीक, अब लिविंग स्टैंडर्ड हमारा अच्छा हो गया, उसके साथ साथ हमारी मेडिकल फैसिलिटी बेटर हो गई, उसमें हॉस्पिटैलिटी के लिए अच्छी जॉब आने लगी। तो ये सारे फैक्टर क्या हैं, सर्विस सेक्टर के, और इसीलिए यही सारे कारण हैं किसी ग्रोइंग ऑफ द सर्विस सेक्टर, यही सब रीजन है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम, हो गया ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर। हाँ, अब बात करते हैं कि भाई शेयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, है ना, शेयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए यही इसी से रिलेटेड है। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, शेयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब हमने बात कराया कि अगर आप, जब हमारा भारत आजाद हुआ था उस समय सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या थी, अनाज था, है ना, ग्रेन या व्हीट कह लें, कुछ भी। उस समय हमारे पास, सोचिए हमारे पास अनाज नहीं था, गेहूं नहीं था, हमें अमेरिका से क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ा गेहूं, सोचिए। और उन्होंने बहुत ही थर्ड क्वालिटी के हमें गेहूं प्रोवाइड किए थे। तो उस समय जाके ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया। तो 70 और 80 का जो दशक था, 60 70 का दशक था, उसमें ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया। आप जानते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन की जन्मदाता कौन है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और उसके साथ साथ व्हाइट रिवोल्यूशन की जन्मदाता कौन है, उनके बारे में भी आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक। देखिए, तो ये जो इंपॉर्टेंट है कि हमने बताया सबसे अधिक शेयर किसमें है। आज देखेंगे एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट शेयर है क्या है, वो थोड़ा कम है, वो डिक्लाइन है। मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं तो वो थोड़ा एग्रीकल्चर से अधिक है। लेकिन सर्विस सेक्टर की बात करेंगे, है ना, सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो इसमें सबसे अधिक है। तो आप ये कह सकते हैं, एग्जाम में पूछ दे कि सबसे अधिक किस सेक्टर में, है ना, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं किसमें, सर्विस सेक्टर में है। आप सर्विस सेक्टर में जो मैंने डेटा दिया ना, देखिए एजुकेशन में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत मतलब बड़े लेवल पे ऑनलाइन है, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, है ना, सर्विस सेक्टर की देन है। बैंकिंग सिस्टम देखिए, पहले की बैंकिंग प्रणाली और आज की बैंकिंग प्रणाली में ज्यादा अंतर है ना, ज्यादा इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है ना, लोग अधिक बैंकिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। देखिए लोअर लेवल पर भी छोटे छोटे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक खुल गए हैं, है ना। ट्रांसपोर्टेशन देखिए, पहले कंपेरिजन में आज देखिए एकदम आसान हो गया ट्रांसपोर्टेशन। आपके घर तक ऑटो व्हीकल चले जाते हैं, है ना, व्हीकल होते हैं,
कार होती है, बाइक है, अब देखिए ओला बाइक है, दिस है ना रिचेस। तो ये सब सारी चीज में क्या है, इसमें ज्यादा। अब देखिए मान लीजिए अभी जो सर्विस सेक्टर की बात करें, अगर हम फूड सर्विस में जाएं, जैसे स्विगी हो गया, है ना, जोमेटो हो गया, ये सब कंपनियां क्या है, देखिए सर्विस सेक्टर की हैं। और ये लोग क्या कर रही हैं, सभी को डिलीवरी बॉय की तरफ से जॉब ऑफर कर रही है ना, जिसको गिग वर्कर कहते हैं। क्या कहते हैं, गिग वर्कर, गिग वर्कर, इनके बारे में बात करेंगे हम आगे, गिग वर्कर कहते हैं। तो देखिए ये सब का क्या है कि भाई इसमें जनरेशन एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो रही है। कोई 12वीं पास है, बाइक चला रहा है, उसके पास बाइक है, भाई पार्ट टाइम के लिए जॉब मिल जा रही है। क्या एग्रीकल्चर में ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर में टाइम देना पड़ेगा आपको। एग्रीकल्चर में क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। जस्ट वेट, वीडियो सही है, राइट, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ेगा, बट इन सब चीजों में आपको तुरंत आपको जॉब ऑफर हो जाती है। अब 12वीं हो, ग्रेजुएशन, या नहीं भी पढ़े हैं, अगर आप नॉर्मली, अगर आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखना बस आ रहा है नॉर्मली, तब भी आप इसमें जॉब कर सकते हैं। तो है ना इसमें ग्रोविंग, ठीक है। और एंड देन आफ्टर दैट, इसलिए सर्विस सेक्टर में इनकी भागीदारी क्या है, सबसे अधिक है। एग्रीकल्चर में भागीदारी सबसे अधिक है। तो आप ये जान सकते हो कि शेयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सबसे अधिक किसमें है भाई, सर्विस सेक्टर में है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर एग्रीकल्चर में जाएं और हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएं, तो भाई एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एग्रीकल्चर में भाई एक ही फैमिली के अगर कोई काम करने वाले हैं, तो उसमें क्या है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर एक छोटा सा स्मॉल खेत है, तो उसमें एक लोग का काम है, तो पूरी फैमिली काम करती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जीडीपी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ सर्विस सेक्टर में क्या है, भी सर्विस सेक्टर में इंडिविजुअल की जरूरत पड़ती है। अगर कोई आईटी कंपनी में काम कर रहा है, या बैंकिंग सिस्टम में काम कर रहा है, या ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहा है, तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो उसको अच्छी तरह टैकल करना चाहिए। हाँ, जैसे आपके यहाँ फोन कॉल्स आते हैं, सर हमारा ये प्रोडक्ट ले लीजिए, हमारा ये प्रोडक्ट है, वगैरह वगैरह। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये सारी चीजें सर्विस सेक्टर में ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर में जो परसेंटेज ऑफ शेयर है एम्प्लॉयमेंट का, सबसे अधिक है कंपेरिजन टू दो जो है हमारे एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, ओके। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको हाईली स्किल, उसमें लोग चाहिए, इंजीनियर चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, है ना। और सर्विस सेक्टर में आप देख लोगे, और हाईली स्किल के साथ साथ उन्हें मैन्युफैक्चरिंग लेबर आ जाएंगे, है ना, मैन्युफैक्चरिंग लेबर भी मिल जाएंगे उनको, लेकिन उतनी वहाँ पे जॉब ऑफर नहीं हो रही है। प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कितनी अनएम्प्लॉयमेंट भरी पड़ी है ना। तो इसलिए सर्विस सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, ठीक है। अगर इसमें पढ़े लिखे लोग की संख्या अधिक होती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या है, लेबर है भाई, उनको अधिक उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन सर्विस सेक्टर में क्या है, अगर आपको एजुकेशन है तभी आप, बैंकिंग में अच्छे पढ़े लिखे तभी है, ट्रांसपोर्टेशन है तो चलो काम चल जाएगा, आपके अच्छे डीएल होने चाहिए, है ना। और उसके साथ साथ आपको मेडिकल हेल्थ में जाना है, तो आपके पास भी अच्छी एजुकेशन होने चाहिए। आईटी सेक्टर में आपको इंजीनियर होना चाहिए, है ना, इसमें आपको डॉक्टर होना चाहिए। तो ये सारे चीजें फैक्टर जो हमने आपको बताया, ये इसके क्या है, परसेंटेज ऑफ शेयर के एम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है। तो सबसे अधिक किस में आएगा, आपको सर्विस सेक्टर में, ये याद रखिएगा, एग्जाम पूछिएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आप बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, है ना। अब देखिए टॉपिक की हम बात करेंगे, हाउ टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, है ना। चलिए आगे टॉपिक बात करेंगे, हाउ टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट इन आवर सेक्टर, जो जितने भी हमारे इंडिया में होते हैं, ठीक है। देखिए आप कभी कहा जाता है कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब पाते हैं, तो आप सिर्फ अपने स्तर तक होते हैं, है ना, अपनी फैमिली को देख सकते हैं। लेकिन अब जब आप एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योर जब आप बनते हैं, है ना, एंटरप्रेन्योर जब आप बनते हैं, तो आपके साथ साथ आप कई लोगों को जॉब देते हैं, है ना। यही एक बिजनेस का बहुत अच्छा फंडा होता है। जैसे अगर मान लीजिए बोला गया कि हम अधिक से अधिक जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए अगर आप एक पर्सन है, ठीक है, और आप प्रेजेंट टाइम में एक पर्टिकुलर कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उस मंथली बेसिस पे आप काम कर रहे हो, है ना, आपको सिर्फ एक लिमिटेड सैलरी है। लेकिन आप जहाँ पे काम करो वहाँ पे कई लोग तो काम कर रहे होंगे ना, कोई संस्था हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, कुछ भी हो। वो जो सारे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो जो सारे लोग काम कर रहे हैं ना, वही लोग क्या है, आपके मोर जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए गांव में आपने इसका नाम सुना होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जैसे मान ले 10 वुमन है, और इन्होंने छोटे छोटे अमाउंट में पैसे कलेक्ट किए और एक किसी को लीडर बना दिया,
राइट। अब ये जो पैसे यहाँ पे जनरेट होंगे, तो मान लीजिए अगर किसी को कोई छोटा सा स्मॉल स्केल का बिजनेस खोलना है ना, छोटा स्मॉल स्केल का बिजनेस खोलना है, तो अब क्या करेंगे ये, पहला हम बता रहे हैं कैसे मोर एम्प्लॉय जनरेट होगी। तो अब इनको अधिक जब पैसे हो जाएंगे तो सभी लोग मिल करके ये कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले तो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। दूसरा चीज है, ब्रॉड लेवल पे देखें, अगर कोई व्यक्ति है, कोई यह फैक्ट्री स्टेबलाइज कर देता है ना, फैक्ट्री, राइट, फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को अगर ये वहां पे स्टेबलाइज करता है, किसी कॉटन फैक्ट्री हो गई, है ना, कॉटन फैक्ट्री है ना, या फिर कॉटन बनाती है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है, या फिर साइकिल की कोई कंपनी है, राइट, या फिर ये कह सकते हैं कि जो पल्स, सॉरी एक मिनट, हाँ, अगरबत्ती हो गई, आप उसकी कंपनी बना लें, है ना। इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, राइट। जैसे भाई आपको नहीं करना है, जैसे मान लीजिए आपने कोई हाँ, या फिर स्कूल की बात कर लें, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप स्कूल भी मान सकते हैं, राइट। तो हमें अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे हो सकती है, उसके सबसे पहले हमें कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल मतलब पूंजी होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमें लोकेशन होना चाहिए अच्छा। वहाँ पे जब आप कोई कंपनी आप ओपन करते हैं तो आप एक इंडिविजुअल पर्सन होने के साथ साथ आप कई लोगों को क्या दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। कॉटन इंडस्ट्री खोल करके, कोई साइकिल इंडस्ट्री बनाने की है वो आप खोल कर सकते हैं, अगरबत्ती आप बना सकते हैं तो वहाँ पे कई सारी औरतें काम कर सकती हैं। स्कूल आपने ओपन कर लिया तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को आप जॉब दे सकते हैं, 10, 50, 100 लोग जिस प्रकार से है, आप कॉलेज खोल लेते हैं तो, है ना। उसके साथ साथ या फिर कोई आपने शॉप खोल लिया, है ना, कोई आपने शॉप खोल लिया, वहां पर भी अगर किसी को काम करने के लिए बहुत सारे आपको एम्प्लॉयमेंट की जो एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, आप वहां पर भी उनको जॉब दे सकते हैं। या फिर जितने भी आप देखेंगे यूट्यूबर हैं, है ना, यूट्यूबर हैं, ठीक है। अब उनको उनको क्या है, अब उनके जो बड़े यूट्यूबर है क्या है भाई, कि वो क्या है, उनके पास के वीडियो एडिटिंग वाले अलग हैं, है ना, वीडियो एडिटिंग वाले अलग हैं, ठीक है। कैमरा को अच्छे से ऑब्जर्व करने वाले अलग हैं, है ना, वीडियो को सही से एनालिसिस करने वाले अलग हैं, राइट। और उनके पास पूरा एक सेटअप होता है, लोग उनके साथ साथ करीब 8-10 लोग का टीम होती है जो पूरे वीडियो एडिटिंग करती है, उनको शूट करती है, लाइट की व्यवस्था करती है ना। और उसके साथ साथ ग्राफिक्स कैसा होना चाहिए, वीडियो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, और जो भी उनका जो क्या ना मटेरियल कैसा किस प्रकार होना चाहिए, पीडीएफ फाइल कैसे बनानी है, हमने उनका डाटा शेयर कैसे करना है, बच्चों को कलेक्शन कैसे करना है ना, मनी को कैसे कलेक्ट करना है, उनका अकाउंटेंट कैसा है। तो सोचिए अब इस प्रकार की जब लोगों को हम कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ज्यादा ज्यादा हम जॉब क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्यादा जॉब क्रिएट करने के लिए हमें कोई ना कोई बिजनेस का सहारा लेना पड़ता है। कोई ना कोई जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे कई लोगों को आप रोजगार देते हैं। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। एक बार समराइज कर दे रहे हैं हम। देखिए इसका सीधा सा मतलब है कि आप कभी भी कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आप ज्यादा ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अब इसी रोजगार के चलते आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई शॉप ओपन कर लीजिए, या फिर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कोई काम अपने स्टार्ट कर दिया, है ना, या फिर आपने कोई ऐसा काम किया है कि आपके पास बहुत ही अच्छा स्पेशलाइजेशन है, तो उस प्रोडक्ट या उस सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो कई लोग की आपको जरूरत पड़ेगी, उस प्रकार से आप उनको जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी बेसिस पे आप एक लास्ट टॉपिक में हम बात करेंगे नरेगा का, आई होप ठीक है। नरेगा की बात करेंगे तो नरेगा में क्या है, देखिए नरेगा, ठीक है, ये भी इसी तरह है कि ज्यादा से ज्यादा सरकार क्या करती है, इन लोगों को जॉब ऑफर करती है गारंटी एक्ट के तौर पे, ठीक है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, कब हुई थी, 2005 में हुई थी, राइट। अब 2005 में हुई थी तो हमने इसके पहले जो बताया, जो टॉपिक से प्रीवियस डिस्कस किया कि हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे कर सकते हैं, लोग रोजगार कैसे दे सकते हैं, तो आप सिंपल सा 2-3 टॉपिक बता दीजिए कि हम एकेडमी भी खोल सकते हैं, है ना। एग्रीकल्चर, बड़े पैमाने में एग्रीकल्चर करेंगे तो वहाँ पे लोग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को दे सकते हैं। कोई कंपनी अगर खोलते हैं तो वहाँ पे लोगों को लेबर वहाँ पे दे सकते हैं, है ना। कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी खोल रहे हैं, बहुत सारी कारें हैं, हमने रख लिया, वहाँ पे लोगों को हम जॉब दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब चीजें करने से हम अधिक से अधिक जॉब ऑफर कर सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको एक क्लियरिटी मिल गई होगी, ठीक है। आगे है नरेगा। देखिए नरेगा लाने का उद्देश्य क्या था, आज ही भारत में जितने भी अनस्किल वर्कर हैं, जो भी अनस्किल वर्कर हैं, ठीक है, एटलीस्ट शायद 18 ईयर जितने भी एबव लोग हैं, 18 ईयर से एबव, ठीक है,
अनस्किल है, इनके लिए भारत सरकार ने क्या किया कि नरेगा का एक स्कीम लेके आई, है ना, 2005 में इसको लॉन्च किया गया। और इनका मतलब था ये गारंटी एक्ट, है ना, ये गारंटी एक्ट था कितने दिन का, गारंटी एक्ट था ये 100 डेज का वर्क था। इसमें इनको फिक्स है कि इनको 100 डेज का वर्क देना हमें है 100%, ठीक। इसके आफ्टर दैट ये जब शुरुआत हुई थी एमजी नरेगा को 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज कर दिया गया एमजी नरेगा, एमजी नरेगा, ठीक है ना। वीडियो सही है, एक मिनट, सही है, ठीक है। इसको कर दिया गया एमजी नरेगा, ठीक है। अब एमजी नरेगा इसका पूरा फुल फॉर्म बताते रहे हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब जब नाम चेंज हुआ इसका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ठीक है। यहां पे लिखा है गारंटी। एक चीज बता दें, हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी जॉब की गारंटी नहीं है, बट इसकी गारंटी है सरकार। यही एक पहली ऐसी जॉब है जिसकी गारंटी है, 100% गारंटी है। सोचिए 100%, ये फैक्ट है, 100% गारंटी है भाई कि हम आपको जॉब देंगे। 15 दिन के भीतर, अगर भारत सरकार 15 दिन के भीतर जॉब नहीं देती है तो इनको जितने भी दिन ये बैठे हैं उतने दिन इनको क्या करेगी, ये जो संस्था है, जो हमारी भारत सरकार है, इनको पैसे देगी। सोच रहे, अगर मान लीजिए जितने भी इनका जो वर्किंग आवर है जो इनका जो टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर इनको जॉब नहीं मिलता है तो इनको 15 दिन के भीतर इनको जॉब प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो जितने दिन ये बैठे रहेंगे उस टाइम फ्रेम में इनको उतने पैसे दिए जाएंगे। सोचिए, गारंटी एक्ट है, तो इसमें से ज्यादा कुछ जानना नहीं है। एग्जाम पूछ दे इसका फुल फॉर्म क्या आता है, तो आप ये बता दो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, गारंटी एक्ट, ठीक है, ये गारंटी है। तो कब लॉन्च किया गया, 2005 में लॉन्च किया गया। इसका नाम चेंज कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है, 2 अक्टूबर को नाम चेंज कर दिया गया। लेकिन कभी कभी ये पूछ दे कि पहली बार जो एमजी नरेगा है या नरेगा की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो हरियाणा से की गई थी। कहाँ से की गई थी, हरियाणा से, ठीक है, ये याद रखिएगा, हरियाणा से याद करिए। फर्स्ट टाइम एमजी नरेगा की शुरुआत कहाँ की गई थी, आपकी हरियाणा से, ठीक है। तो बस आई होप कि ये सारी अगर क्लासेस आप अटेंड कर लेते हो तो मुझे विश्वास है कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे, एसएसटी में अच्छे स्कोर आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जितना भी मैंने आपको पढ़ा था, डबल काउंटिंग बताते हुए समराइज करते रहे हैं। डबल काउंटिंग क्या होती है कि कोई प्रोडक्ट है, अगर उस प्रोडक्ट को एक बार हमने काउंट किया, अगर उसको फिर अगेन दोबारा काउंट कर लें तो उसे क्या बोलेंगे, डबल काउंटिंग। जैसे मैंने कार के कोई टायर है, पहली बार मैंने उसको काउंट किया और फिर उसको असेंबल किस में कर दिया, पूरी तरह कार बनाने में, है ना। तो जब टायर को बनाया उस टाइम हमने काउंट किया, फिर उसको क्या कर दिया हमने, कार बनाने में एक बार काउंट किया, उसी को क्या कहें, डबल काउंटिंग। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक साल में जितने भी भारत सरकार या फिर फाइनेंस ईयर में जितने भी हमने खर्चे किए हैं या कंजप्शन, जो रेवेन्यू में जनरेट होता है, जिसमें हमने भारत ने कंजप्शन किया है, कंजप्शन होता है विद इन एक साल के अंदर, विद इन इंडियन टेरिटरी, हमारे भारत के जितने भी स्टेट होते हैं और यूटीज होती हैं, प्लस जो फॉरेन एम्बेसी के जो हमारे टेरिटरी होती है, उन दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या निकलता है हमारा, जीडीपी। एक साल का डेटा होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट सेक्टर हमने बताया था, इंपॉर्टेंट सेक्टर प्रेजेंट टाइम में क्या क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट सेक्टर सर्विस सेक्टर, और उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद एग्रीकल्चर, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर हमने बताया था आपका क्या है, सर्विस सेक्टर है, और उसकी रीजन क्या क्या हमने बताया था, बैंकिंग सुविधाएं बहुत अच्छे से ग्रोथ हो गई, टेलीकम्युनिकेशन अच्छा हो गया है ना, तो ये सारी चीज, हेल्थ केयर अच्छा हो गया, इसलिए रीजन फॉर हमने बताया था, रीजन क्या क्या है भाई, क्योंकि सभी लोग अच्छे हायर स्टडी कर ले रहे हैं, एजुकेशन अच्छा हो रहा है, बैंकिंग प्रणाली अच्छी हो रही है, टेलीकम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, आईटी सेक्टर बूम कर रहा है, तो इसलिए इनके रीजन हैं। अब आगे है इंपॉर्टेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर, है ना, और सॉरी शेयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, हमने ये भी बताया कि जो रीजन इसके थे वही कारण इसके भी हैं कि क्यों अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है इसमें, क्योंकि भाई अन्य सेक्टर में के मुकाबले इस सर्विस सेक्टर में बहुत ब्रॉड एरिया डेवलप हुआ है ना। जैसे आईटी सेक्टर है ना, बीपीओ है, हो गया आपका, हेल्थ केयर हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गई, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बहुत सारे सेक्टर, है ना। तो इसलिए सर्विस सेक्टर में परसेंटेज ऑफ शेयर अधिक है। एंड देन आफ्टर दैट हाउ टू जनरेट, हमने बताया कि आप छोटे छोटे कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं, है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई काम किसी को दे सकते हैं, है ना, एग्रीकल्चर से बड़ा फार्मिंग आप कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो आप अधिक से अधिक जनरेट करते हैं
रोजगार, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या था, नरेगा के बारे में बताया कि नरेगा की शुरुआत 2005 में हुई थी। इसका मकसद यही था जो गरीब, जो गांव की जो गरीब लोग हैं, है ना, उनको हमें 100 दिन का रोजगार देना जरूरी है। जो वहाँ की औरतें हैं, जो भी क्या ना पुरुष हैं जो अनस्किल हैं, है ना, उनको गांव में हम जैसे अभी आप देख रहे पोखरे जो खने जाते हैं ना, खोदे जाते हैं, उनके लिए है। रोड बनाया जाता है, जो पिच बनाई जाती है, या फिर गांव में जो खड़ंजे बिछाए जाते हैं उनके लिए, है ना। इस प्रकार के जो काम मिलते हैं, है ना, वो किसके थ्रू मिलते हैं, नरेगा के थ्रू। तो नरेगा का पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि गरीब लोगों के लिए, खासकर उन महिलाओं को जो गाँव में रहती हैं, है ना, उन महिलाओं के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल था, इसीलिए सरकार ने इसको लेके आए थे, ठीक है। तो नरेगा समझ में आ गया कि गरीबों के लिए था, अनस्किल वर्कर के लिए, जिनकी एज 18 से 21 साल थी। 100 दिन का रोजगार था इनका। 2005 में इसको लॉन्च किया गया था, सबसे पहले हरियाणा में इसको लॉन्च किया गया था। एंड देन एमजी नरेगा का फुल इसको नाम चेंज कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2009 को एमजी नरेगा कर दिया गया। और अब 15 दिन के अंदर अगर कोई इनको जॉब नहीं देता है तो इनको जितने दिन जो इनके जो टाइम फ्रेम होता है उसके अकॉर्डिंग इनको पैसे दिए जाते हैं, काम नहीं करेंगे तब भी, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा एंड लगा होगा, और थैंक यू सो मच वीडियो पे बने रहने के लिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आप शेयर भी कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करने से पहले आप बेल आइकन को जरूर दबाएं कि मेरी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।